Hello students, in this video we'll discuss chapter number 6 Rise of Independent Regional Powers। बेटा चैप्टर नंबर 5 में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे माइटी मुगल एम्पायर डिक्लाइन करने लग जाता है, कैसे वो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होने लग जाता है और एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। देखो, मुगल्स इंडिया के बहुत बड़े पार्ट पे रूल कर रहे थे। अब मुगल डिक्लाइन होंगे तो जो छोटे जो रीजनल पावर्स होंगी, हर एक रीजन की अपनी पावर्स होंगी। अब वो सोचेंगे यार कि क्यों अब हम लोग इंडिपेंडेंटली रूल करना स्टार्ट नहीं कर देते, क्योंकि वो सेंट्रल अथॉरिटी जो अब तक हमें कंट्रोल कर रही थी अब तो वो वीक हो रही है ना। तो अब हम लोग इंडिपेंडेंटली रूल करना स्टार्ट कर देंगे। तो यही कहानी अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से एरियाज थे जो इंडिपेंडेंटली रूल करना स्टार्ट कर देते हैं मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के बाद। न्यू स्टेट्स एंड किंगडम। जैसे जैसे मुगल एम्पायर डिसइंटीग्रेट होने लगा तो एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया। उस पॉलिटिकल वैक्यूम को फिल करने के लिए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट किंगडम्स आए, नंबर ऑफ सेमी इंडिपेंडेंट किंगडम्स आए। उस पॉलिटिकल वैक्यूम को फिल करने के लिए मराठास भी सोच रहे हैं कि नहीं यार, अब तो दिल्ली पे हम ही कंट्रोल करेंगे, क्योंकि मुगल को टक्कर देने वाले तो हम ही थे। तो सिख सोच रहे हैं कि हम क्यों नहीं ऐसा कर सकते हैं। तो अवध या बंगाल के जो गवर्नर्स होंगे वो ये सोच रहे होंगे कि यार पहले तो मुगल्स हमारे ऊपर कंट्रोल करते थे, हमें अपॉइंट मुगल्स ने किया, मुगल अथॉरिटी ही वीक हो रही है, तो क्यों ना हम अवध को या बंगाल को इंडिपेंडेंट स्टेट बना लें और खुद वहाँ रूल करने लग जाए। तो बात समझ में आ रही है। कुछ लोग लड़ेंगे अब मुगल से क्योंकि मुगल वीक हो रहे हैं और मुगल्स की ही एरियाज को कनकर करने की कोशिश करेंगे। तो कुछ गवर्नर्स जिनको ऑलरेडी अपॉइंट किसने किया था, मुगल्स ने अपॉइंट किया था, अब वो क्या सोचेंगे कि यार चलो क्यों नहीं इस बात का फ़ायदा उठाया जाए और इंडिपेंडेंटली रूल किया जाए। तो अलग अलग कैटेगरीज में बहुत सारे स्टेट्स अब बनेंगे। ठीक है बात, कुछ कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होंगे, कुछ सेमी इंडिपेंडेंट होंगे। कौन कौन से स्टेट्स में होंगी? बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर, मराठा, सिख और राजपूत। अब बेटा जितने स्टेट्स हमने ऊपर देखे, हैदराबाद, मैसूर, मराठा, सिख, राजपूत, तो इनके बनने की कहानी अलग अलग होगी। कैसे अलग होगी आप देखो। अगर मैं मराठा की बात करूं, मराठा किंगडम की बात करूं, तो ये प्रोडक्ट है, किसका प्रोडक्ट है? रिबेलियन का। जो मराठा एम्पायर था उसने डायरेक्ट रिबेलियन किया अगेंस्ट मुगल अथॉरिटी। मतलब ये तो मुगल अथॉरिटी से लड़ने ही पहुंच गए और मुगल्स को हरा के इन्होंने पावर ली। पर दूसरा, अगर मैं बंगाल की बात करूं, अवध की बात करूं, तो इन लोगों ने पावर कैसे एजर्ट की? ये जो बंगाल है या जो अवध है, यहाँ पर मुगल एम्परर्स ने खुद क्या बिठा रखे थे? गवर्नर। पर ये जो गवर्नर थे ये इतने शातिर थे कि इन्होंने देखा कि जिसने हमें बिठाया है इस पोजीशन पे, अब वो लोग उतने पावरफुल नहीं रहे, अब तो वो खुद ही डिक्लाइन के फेस में है, डिकेइंग फेस में है, तो क्यों ना हम अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दें। तो ये दो अलग अलग कहानियाँ हैं। ठीक है, मराठा एम्पायर के बनने की स्टोरी अलग है और बंगाल के बनने की या अवध के बनने की स्टोरी अलग है। देखो, while other like Bengal were established when governors of these Mughal provinces, ये जो मुगल प्रोविंसेस थी, बंगाल क्या ही था? मुगल प्रोविंस थी, पर इनके जो गवर्नर थे इन्होंने एडवांटेज लिया कि ये जो सेंट्रल अथॉरिटी अब ये डीके कर रही है तो हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, क्यों ना हम भी हमारी इंडिपेंडेंस को एजर्ट करें। ऐसी सोच के साथ ये इंडिपेंडेंट हो गए। अब यहाँ पर जो वर्ड है रिबेलियन, इसका मतलब होता है विद्रोह करना। ठीक है बात। डीकेइंग मतलब सड़ना, गलना या किसी चीज़ का खराब होने लग जाना। एजर्टेड का मतलब होता है किसी बात पे जोर देना। तो इन लोगों ने अपनी इंडिपेंडेंस पे जोर दिया कि भैया आप मुगल्स तो हमें संभाल नहीं पाएंगे सेंटर से, हम खुद इंडिपेंडेंट। अब देखेंगे बच्चा मराठास को। तो बेटा कुछ हिस्टोरियंस का बिलीव भी है और वो बिलीव बिल्कुल सच भी है कि सिर्फ मराठा एम्पायर ही एक ऐसा एम्पायर बचा था मुगल्स के डिक्लाइन या डिसइंटीग्रेशन के बाद जिसके पास ये पावर थी कि वो ऑल इंडिया एम्पायर, पैन इंडिया एम्पायर बना सकता है ना। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजनल पावर थी वो थी मराठा किंगडम। मराठा अकेले व्यक्ति थे या मराठा साम्राज्य अकेला ऐसा साम्राज्य था जिसके पास पावर तो थी साथ ही साथ पोटेंशियल भी था कि वो ऑल इंडिया एम्पायर बना सके। अपॉन द एसेस ऑफ मुगल एम्पायर, जहाँ जहाँ भी मुगल एम्पायर था वो खत्म होगा और उसी की राख पे खड़ा होगा कौन? मराठा एम्पायर। साहू ग्रैंडसन थे शिवाजी के। शिवाजी के बेटे का नाम था संभाजी और संभाजी के बेटे का नाम था साहू। शिवाजी जिन्होंने मराठा एम्पायर की नींव रखी, मराठा एम्पायर को दी मराठा एम्पायर बनाया, वो शिवाजी के बेटे थे संभाजी और संभाजी के बेटे थे शाहू। तो जो साहू थे इन्हें जेल में डाल दिया था औरंगजेब ने।
पर औरंगज़ेब की डेथ जैसी होती है 1707 में, तो साहू को क्या कर दिया जाता है, रिलीज़ कर दिया जाता है। तो भाई औरंगज़ेब की डेथ से किसको भी फ़ायदा हुआ, साहू जी को भी फ़ायदा हुआ। वो साहू जिसको औरंगज़ेब ने गिरफ़्तार करके रखा हुआ था, जेल में डाला हुआ था, वो भी रिलीज़ हो जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं। अब वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट हो जाता है अमंग द मराठास, है ना, कि भई अब साहू जी को पूरा एम्पायर मिलना चाहिए, कि उस व्यक्ति को मिलना चाहिए जो इतने टाइम तक इस एम्पायर को सँभाल रहा था। तो अब साहू जी की लड़ाई होगी किसके साथ? अपने ही लोगों के साथ। अच्छा, साहू जी लड़ किससे रहे थे बच्चा? साहू लड़ रहे थे ताराबाई से। ठीक है, जब तक साहू जेल में थे तो एम्पायर को, पूरे मराठा एम्पायर को लीड कौन ही करी थी? ताराबाई, है ना। ताराबाई के नेफ्यू थे साहू, ताराबाई के नेफ्यू थे साहू। ठीक है, ताराबाई के नेफ्यू थे साहू, याद रखना। अब जब साहू वापस आए तो वो बोल रहे हैं कि अब एम्पायर को मैं ही लीड करूँगा, तो ताराबाई बोल रही हैं कि ऐसा क्यों, अब तक मैं करती आई हूँ, मैं ही करूँगी। तो वॉर ऑफ सक्सेशन चालू हो जाता है इन लोगों के बीच में, और फाइनली जीत किसकी होती है? साहू की जीत होती है, ताराबाई की हार होती है। और अब मराठा एम्पायर का पूरा कंट्रोल किसके पास आता है? साहू के पास आ जाता है। और इस पूरे इवेंट में, इस लड़ाई में साहू को हेल्प कर रहे थे बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, अब बालाजी विश्वनाथ क्योंकि साहू को हेल्प कर रहे थे इस फाइट में और फाइनली उन्हें जीत भी दिला दी, तो इन्हें सब्सिक्वेंटली रिवॉर्ड दिया गया फॉर हिज सर्विसेज एंड लॉयल्टी विद द पोस्ट ऑफ पेशवा और चीफ मिनिस्टर। क्योंकि बालाजी विश्वनाथ ने पूरा सपोर्ट किया साहू का, उन्हें जिता भी दिया, इसके बदले में साहू जी ने उन्हें क्या दे दी? पेशवा की पोजीशन। पेशवा क्या होता है? चीफ मिनिस्टर। ठीक है, राजा होता है और राजा का एक मिनिस्टर होता है, तो वैसे ही पेशवा क्या होते थे? चीफ मिनिस्टर, जिसे हम मुख्य प्रधान भी कहते थे। कब बन गए? 1713 में। तो बालाजी विश्वनाथ कब चीफ मिनिस्टर बने या पेशवा बने? 1713 में। साहू का बहुत ही ईस्ट लविंग नेचर था और वीक थे, मतलब जितनी पावर एक किंग में होनी चाहिए थी उतनी साहू में नहीं थी। तो धीरे धीरे करके क्या हो गया, बालाजी विश्वनाथ ने अपने आप को ज़्यादा पावरफुल बना लिया और साहू जी सिर्फ नाम मात्र के नॉमिनल हेड बन के रह गए। मतलब रियल पावर किसके पास आ गई थी? बालाजी विश्वनाथ के पास आ गई थी। क्योंकि देखो, साहू बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं थे, ना ही तो बहुत अच्छे मिलिट्री कमांडर थे, ना ही तो उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी इतनी अच्छी थी। तो हुआ क्या कि बालाजी विश्वनाथ ने सारी रियल डिसीजन मेकिंग पावर अपने हाथ में ली और सेरेमोनियल हेड बना के रखा किसको? साहू को। तो मराठा किंगडम के सेरेमोनियल हेड बन के रह गए साहू। क्यों? क्योंकि उनका ईज लविंग और नेचर था और थोड़े वीक थे, स्ट्रॉन्ग पावरफुल रूलर नहीं थे। जो रियल पावर थी वो किसके पास आ गई? पेशवा। पेशवा बोले तो बालाजी विश्वनाथ। दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड फेज ऑफ मराठा हिस्ट्री। मराठा की हिस्ट्री में अब ये सेकेंड फेज आएगा जहाँ पर डोमिनेंस होगी किसकी? पेशवा की, who ruled the kingdom and transformed it into an empire, जो अब उस किंगडम को रूल करेंगे और एक बड़ा सा एम्पायर बना देंगे। तो मराठास की हिस्ट्री में सेकेंड फेज स्टार्ट होता है कब से? जब बालाजी विश्वनाथ अपने आप को इतना पावरफुल बना लेते हैं कि पेशवास का रूल चलने लगता है पूरे किंगडम पे, और ये अपनी छोटी सी किंगडम को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? एक बड़े एम्पायर में। कब से कब तक? 1713 से 1880 तक। 1713 से 1880 तक रूल चलेगा किसका बच्चा? पेशवा का, जिसमें एक छोटा सा किंगडम एक बड़े से एम्पायर में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। बेटा, बालाजी विश्वनाथ बहुत स्मार्ट थे, जितने ही एबल ये मिलिट्री कमांडर थे उतने ही अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। तो जब इन लोगों ने देखा कि यार मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन में तो बहुत सारी वीकनेसेस है, तो उन्होंने उन वीकनेसेस का फ़ायदा उठाया और फ़ायदा उठाने के साथ ही साथ उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कंसेशंस ले लिए किससे? मुग़ल से। अब जैसे ही बालाजी विश्वनाथ कुछ कंसेशंस लेके आए मराठास के लिए, किससे? मुग़ल से, तो यहाँ पर मराठा एम्पायर की पावर और प्रेस्टीज दोनों को उन्होंने बढ़ा दिया। अच्छा, साहू जी का सपना था कि वो सारी टेरिटरीज़ जो कहीं न कहीं मेरे दादाजी को बिलॉन्ग करती थी, वो सारी टेरिटरी मैं वापस ले लूँगा। ये सपना साहू जी ने पूरा भी किया, किसकी हेल्प से? बालाजी विश्वनाथ। तो देखो, पहले जो मराठा एम्पायर था उसकी नींव रखने वाले कौन ही थे बच्चा? शिवाजी। मराठा एम्पायर की नींव किसने रखी बेटा? शिवाजी ने। तो शिवाजी के कुछ एरिया पे शिवाजी का कंटेम्प्रेरी कौन था मुग़ल एम्पायर में? औरंगज़ेब। तो शिवाजी की टेरिटरीज़, शिवाजी को हरा के शिवाजी की टेरिटरीज़ पे कंट्रोल कौन करने लग गया? औरंगज़ेब। पर साहू जी का सपना था कि वो सारी टेरिटरीज़
जो मराठा एम्पायर को बिलोंग करती थी, जो शिवाजी की थी, मैं मुगल से वापस लेके रहूँगा। और साहू जी ने ऐसा किया भी। उनकी हेल्प किसने की? बालाजी विश्वनाथ ने। तो ऑल द टेरिटरीज दैट हैड वंस बिलोंग टू शिवाजी, वो सारी टेरिटरीज जो पहले शिवाजी से बिलोंग करती थी, जो बाद में औरंगजेब ने जीती थी, उनको साहू जी ने रेस्टोर कर लिया। किसकी हेल्प से? बालाजी विश्वनाथ की हेल्प से। बाद में अब देखो ये डेक्कन है, तो यहाँ तो मराठा एम्पायर ही है। डेक्कन में बहुत सारी टेरिटरीज किसकी थी? किसकी थी डेक्कन में बहुत सारी टेरिटरीज? मुगल प्रोविंसेस थी, है ना। बहुत सारी क्या थी? मुगल प्रोविंसेस थी या मुगल टेरिटरीज थी डेक्कन में। इन टेरिटरीज को भी वापस लेना चाहते थे शाहू जी, पर डायरेक्ट कंट्रोल तो इनके ऊपर नहीं कर पाए। पर इन 6 प्रोविंसेस में चौथ, दैट इज 1/4 एंड सरदेश मुखी 1/10 टैक्स कलेक्शन के राइट किसको मिल गए? साहू जी को मिल गए। समझ में आई? ये जो 6 प्रोविंसेस थी किसकी थी? यहाँ पर डेक्कन में मुगल्स की थी। तो साहू जी इनको भी कंट्रोल करना चाहते थे, इनको भी कनकर करना चाहते थे, पर कनकर तो नहीं किया। पर फाइनली इन्होंने इनके ऊपर चौथ होता है 25% और सरदेशमुखी होता है 10%, लगभग 35% टैक्स लगाने लग गए थे। कौन? मराठा एम्पायर इन 6 प्रोविंसेस पे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो चौथ और सरदेशमुखी लगाने के राइट मिल गए किसको? साहू जी को, मतलब बालाजी विश्वनाथ को। अब 1719 में क्या हुआ? बालाजी विश्वनाथ दिल्ली की तरफ जाते हैं, है ना, टू हेल्प द सैयद ब्रदर्स। किसको हेल्प करने के लिए? सैयद ब्रदर्स को हेल्प करने के लिए बालाजी विश्वनाथ निकलते हैं 1719 में दिल्ली की तरफ और मुगल एम्परर फर्रुख शेर को ओवरथ्रो कर देते हैं। सैयद ब्रदर्स चाहते थे फर्रुख शेर को हराना, उनकी हेल्प की किसने? बालाजी विश्वनाथ ने, और दिल्ली की तरफ चले, फर्रुख शेर को हरा दिया। बालाजी विश्वनाथ हैड मेड मराठाज अ फॉर्मिडेबल पावर, और आज तक जानी जाने वाली, कभी ना भुलाई जाने वाली मराठा एम्पायर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया। किसने? बालाजी विश्वनाथ ने। ये ऐसा कह सकते हैं कि आज तक अगर हम मराठा एम्पायर को बोल नहीं पा रहे हैं तो उसमें किसी का ही कंट्रीब्यूशन है, बालाजी विश्वनाथ का। एंड ही लेड द फाउंडेशन ऑफ द हेरिडेटरी डायनेस्टिक रूल। देखो पेशवा की पोजीशन, जो चीफ मिनिस्टर की पोजीशन थी, वो इसके पहले कभी भी हेरिडेटरी नहीं होती थी। पेशवा को इलेक्ट किया जाता था, पर अपने आप में बालाजी विश्वनाथ इतने पावरफुल हो गए थे कि उन्होंने पेशवा की पोजीशंस को क्या बता दिया, क्या बना दिया? हेरिडेटरी। मतलब आज अगर बालाजी विश्वनाथ की, तो कल उनके बेटे की होगी, और परसों बालाजी विश्वनाथ के बेटे की होगी। हेरिडेटरी का मतलब यही होता है, जैसे आज मैं रूल कर रही हूँ, कल मेरा बेटा करेगा और उसके बाद उसका बेटा करेगा। डायनेस्टिक रूल, हेरिडेटरी रूल का फाउंडेशन किसने रखा? बालाजी विश्वनाथ ने। किस पोजीशन के लिए? पेशवा की पोजीशन के लिए। और बालाजी विश्वनाथ को सक्सीड करते हैं, उनके बाद रूल करने आते हैं उनके अपने बेटे बाजीराव वन। कौन? बाजीराव वन। चलो बेटा, ये जो बाजीराव वन है, ये वही बाजीराव वन है जो आपको बाजीराव मस्तानी जो मूवी आई थी दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की, मैं दीवानी हो गई, वो वाली मूवी में जो पेशवा दिखाए गए हैं वो वही हैं, ये वही वाले हैं बाजीराव वन। ठीक है बात? इन्हीं के ऊपर बनी है वो मूवी। बाजीराव वन बहुत ही बढ़िया मिलिट्री जीनियस थे, मिलिट्री कमांडर थे, बहुत बोल्ड थे, इनकी लीडरशिप एकदम डायनेमिक थी। जो मराठा किंगडम था उसको इन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दिया किसमें? मराठा एम्पायर में। आफ्टर अ सीरीज ऑफ ब्रिलियंट कैंपेन अगेंस्ट मुगल्स एंड अदर राइवल्स। देखो अगर मैं बात करूँ मराठास की, तो एक अकेले राइवल यही थोड़ी ना थे, कल इसके अलावा भी बहुत सारे राइवल्स थे। तो इन्होंने सबको चुन चुन के हराया और एक छोटे से किंगडम को किस में कन्वर्ट कर दिया? मराठा एम्पायर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये मिलिट्री जीनियस थे, एबल एडमिनिस्ट्रेटर थे, बिल्कुल अपने पापा की तरह ही थे या उनसे ज़्यादा ही थे। मेजर डेवलपमेंट जो इस टाइम में हुए वो था राइज ऑफ प्रोमिनेंट मराठा फैमिली। बहुत सारी मराठा फैमिली, मतलब इम्पॉर्टेंट मराठा फैमिली का राइज हुआ, जैसे सिंधिया। कहीं कहीं पर सिंधिया की स्पेलिंग आपको अलग मिलेगी, वो देख लेना। भोंसले, होलकर, गायकवाड़, कौन कौन सी 4 प्रोमिनेंट मराठा फैमिलीज़ का राइज हुआ इस टाइम में? सिंधियास, भोंसले, होलकर, गायकवाड़। अब पेशवा ने क्या किया?
द पेशवास डिवाइडेड द erstwhile मुगल प्रोविंसेस, जो पूरी मुगल प्रोविंसेस थी उसको डिवाइड कर लिया इनटू स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस, और उनको किसके अंदर में रख दिया? चीफ। ये जो इम्पोर्टेंट प्रोमिनेंट फैमिली पढ़ी ना हमने, सिंधिया, भोसले, होलकर, गायकवाड़, इनके कंट्रोल में थोड़े 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 एरिया को दे दिया। अब यहाँ पर ये जो वर्ड है erstwhile, erstwhile का मतलब होता है भूतपूर्व। भूतपूर्व मतलब पहले। पहले जो मुगल प्रोविंसेस हुआ करती थी उनको अब स्पेयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस में लाना, मतलब अपने प्रभाव क्षेत्र में लाने का काम किया पेशवाज ने। ठीक हुई बात? तो देखो मेरी बात, अब मराठास उन एरियाज़ पे कंट्रोल कर रहे हैं जहाँ पर पहले मुगल प्रोविंसेस थी या मुगल एम्पायर हुआ करता था, है ना। तो पेशवा ने डिवाइड किया erstwhile मुगल प्रोविंसेस को, पहले जो मुगल्स की भूतपूर्व मतलब पहले जो मुगल्स की प्रोविंसेस थी, अब उन प्रोविंसेस को ये स्पेयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब अपने प्रभाव क्षेत्र में ले आते हैं, और अपनी ही ये जो प्रोमिनेंट फैमिली होती है, सिंधिया, भोसले, होलकर, गायकवाड़, इनके कंट्रोल में दे देते हैं, मतलब इन्हीं फैमिली से एक को चीफ बना देते हैं। ये जो चीफ होते हैं इन्हें मैक्सिमम ऑटोनॉमी दी जाती है उनके रिस्पेक्टिव रीजन की। जो पेशवा होता है वो ऑफिशियल हेड होता है, मतलब आप ऐसे समझ लो कि ये जो चीफ होंगे ये सीएम की तरह काम करेंगे, चीफ मिनिस्टर की तरह काम करेंगे, और जो पेशवा होगा वो क्या बन जाएगा? प्राइम मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर को ऑटोनॉमी दी हुई है, पर फाइनली इनको रिपोर्ट किसको करनी है? पीएम को। किसके हिसाब से काम करेंगे? पीएम के हिसाब से काम करेंगे। जो चीफ थे वो मैक्सिमम ऑटोनॉमी को एंजॉय कर रहे थे अपने रीजन्स में। जो पेशवा था वो ऑफिशियल हेड था ऑफ दिस लूज यूनियन ऑफ मराठा चीफ। मराठा चीफ का जो लूज यूनियन था उसका ऑफिशियल हेड कौन होता था? पेशवा, विच इज़ रेफर टू द मराठा कन्फेडरेसी। और ये जो जितना बड़ा एरिया जो स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस जो था उसे हम क्या कह रहे हैं? मराठा कन्फेडरेसी। बेटा अगर आपने बाजीराव मस्तानी मूवी देखी होगी, दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह वाली, तो उस मूवी में आपको दिखाया है कि जो बाजीराव वन है उनकी डेथ बहुत ज़्यादा एज में नहीं होती है, मतलब बहुत ज़्यादा ये जीते नहीं हैं, अर्ली एज में मर जाते हैं। कुछ इनकी इंटरनल फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ आउटर फ्रंट पे लड़ते लड़ते परेशान हो जाते हैं और इनकी डेथ हो जाती है। जब इनका बेटा सिर्फ कितने साल का होता है? 18 साल का होता है, जिसका नाम होता है बालाजी बाजीराव। तो बालाजी बाजीराव सक्सीड करेंगे बाजीराव वन को। When Sahu died, the Peshwa become official head. अब देखो नॉमिनल हेड अब तक तो कौन थे बेटा? साहू। मतलब पूरे मराठा एम्पायर की मैं बात करूं, किसकी बात करूं? मराठा एम्पायर की अगर मैं बात करूं तो इसके हेड तो अभी भी कौन है? साहू। पर जो ये मराठा कन्फेडरेसी थी इसके ऑफिशियल हेड किसको बना दिया गया था? पेशवा को। तो अब ऐसे समझो, किंग मतलब जो राजा है, राजा ने एक पीएम अपॉइंट किया है और पीएम के अंडर में सीएम है। इस तरीके का सीन वहाँ पर चल रहा था। तो साहू जी मराठा एम्पायर के नॉमिनल हेड हुआ करते थे। पूरी पावर तो किसके पास होती थी? पेशवा के पास होती थी। पर पेशवा को हम पूरे मराठा एम्पायर का हेड नहीं कहेंगे जब तक साहू जी जिंदा रहे। जब तक वो किसके हेड थे? मराठा कन्फेडरेसी के हेड थे, ऑफिशियल हेड। वो भी कैसे? ऑफिशियल हेड। चलो, तो पेशवा साहू जी की डेथ के बाद ऑफिशियल हेड बन जाते हैं किसके? पूरे मराठा एम्पायर के। क्या बात समझ में आ गई? देखो साहू तो उस लीनिएज को बिलोंग करते थे, मतलब इनके दादाजी ने इस किंगडम को बनाया था, मतलब राजा तो यही हैं। राजा इतने बड़े किंगडम को कैसे देखेंगे? तो उन्होंने पीएम बना दिया। फिर पीएम ने छोटे छोटे एरियाज़ में क्या अपॉइंट कर दिए? सीएम। इस तरीके का स्ट्रक्चर था ये। इनका हेड ये है, पर पीएम पूरे मराठा एम्पायर का हेड नहीं था, वो नॉमिनल हेड कौन ही था? साहू जी। पर साहू जी की डेथ के बाद पेशवा ही क्या बन जाता है बेटा? ऑफिशियल हेड ऑफ मराठा एम्पायर। और बेटा पूना, जिसे आज हम पुणे के नाम से जानते हैं, वो हेडक्वार्टर होता है पेशवा का। और फिर पूरे मराठा एम्पायर की कैपिटल क्या ही बनती है? पूना। ठीक है, मराठा एम्पायर की कैपिटल क्या थी? पूना। बालाजी बाजीराव कंटिन्यू टू द पॉलिसी ऑफ एक्सपांशन। बालाजी बाजीराव ने भी अपने पापा की तरह ही एक्सपांशन की जो पॉलिसी थी उसको कंटिन्यू रखा। जब ये रूल कर रहे थे तो मराठा एम्पायर अपनी हाइट्स पे था, मतलब पिनेकल पॉइंट पे था, टॉप नॉच पॉइंट पे था मराठा एम्पायर। किसकी रूल में? बालाजी बाजीराव जब रूल कर रहे थे तो मराठा एम्पायर अपनी हाइट पे था। In the north, the Maratha became the power behind the Mughal throne. मुगल थ्रोन के पीछे से भी जो काम कर रहे थे वो कौन ही थे? मराठास, है ना। मतलब मुगल्स भी अपनी पॉलिसीज़ मराठास को बिना कंसिडर किए नहीं बना पा रहे थे। मुगल थ्रोन के पीछे भी कौन थे? मराठा। सोचो कितनी बड़ी बात है।
बेटा फिर इन लोगों ने पंजाब को भी जीत लिया। अब जहाँ पर इन्होंने पंजाब को जीता मतलब अब पंजाब के बाद अफ़गान। तो ये डायरेक्ट किसकी, ये आज के पंजाब की बात नहीं कर रही मैं, पुराना पंजाब जो पूरा पाकिस्तान वाला जो पंजाबी सबको मिला के। तो जैसे ही इन लोगों ने पंजाब को जीता तो पंजाब के जीतते ही इनका डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हुआ किसके साथ, अफ़गान रूलर अहमद शाह अब्दाली। मेजर स्ट्रगल हुए फॉर द मास्टरी ओवर द नॉर्थ इंडिया। अहमद शाह अब्दाली चाहता था मैं रूल करूं और मराठास चाहते थे हम रूल करें। पंजाब जीतने के बाद सीधा कॉन्फ्लिक्ट हुआ किसका, अहमद शाह अब्दाली और मराठास का। जो मराठा की आर्मी थी उन्हें डिसिसिवली बहुत ही भयंकर वाली हार मिली, डिसाइसिवली डिफीट मिली किससे, अहमद शाह अब्दाली। तो बेटा अहमद शाह अब्दाली और मराठा की जब लड़ाई हुई तो जीते कौन, अहमद शाह अब्दाली, हारे कौन, मराठास। कहाँ पर, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो कोई पूछेगा थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किस किस के बीच में हुआ तो बताना। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ है अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच में, मराठास के बीच में। जीते कौन, अहमद शाह अब्दाली, हारे कौन, मराठास। कब हुआ ये, 1761 में। ये डेट याद रखना, 1761 में मराठा एम्पायर की लड़ाई होती है अहमद शाह अब्दाली के साथ, जिसमें मराठा हार जाते हैं, अहमद शाह अब्दाली जीत जाते हैं। जो मराठा का एम्बिशन था कि वो रिप्लेस कर देंगे मुग़ल एम्पायर को, वो ऐसा कुछ कर नहीं पाए, पूरी तरह टूट के रह गए। उनका ये सपना टूट गया। कहाँ पर, प्लेन्स ऑफ पानीपत। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कहाँ पर हो रहा है बेटा, पानीपत में, तभी तो ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है। यहाँ पर इनका सपना चूर चूर हो गया। सोचते थे मुग़ल एम्पायर के बाद तो भाई हम ही राजा बनेंगे इंडिया के, पर ऐसा हो नहीं पाया। जो अफ़गान्स थे टू फेल टू कैपिटलाइज ऑन देयर विक्ट्री। अफ़गान्स भी कुछ ज़्यादा इंडिया में नहीं कर पाए। अब ये जो कंडीशंस बनी कि ना ही तो पावर मराठास के पास है, ना ही तो उसको अफ़गान प्रॉपरली डील कर पा रहे, तो यहाँ पर अब एक तीसरी पावर आएगी जो पूरे इंडिया को कंट्रोल करोगी, और वो पावर थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर। तो अगर कोई पूछे कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बड़ी बढ़त कब मिली, एक लेवरेज कब मिला, तो तब मिला जब मराठा एम्पायर को हरा दिया अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली भी अपनी जीत को कैपिटलाइज नहीं कर पाए, बहुत ज़्यादा इंडिया में कुछ अच्छा नहीं कर पाए, और फाइनली उन्होंने एक पावरफुल कंटेंडर को बढ़त दिला दी। वो पावरफुल कंटेंडर कौन था, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। द कंडीशंस वर आइडल फॉर द एंट्री ऑफ अनदर पावरफुल कंटेंडर फॉर सुप्रीमेसी। अब सुप्रीमेसी के लिए एक नया पावरफुल कंटेंडर आया जिसका नाम है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब हम करेंगे एक क्वेश्चन को डिस्कस। वो क्वेश्चन है, क्या आप अग्री करते हैं कि इंडिया की हिस्ट्री अलग होती है अगर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठास की जीत हुई होगी? तो ऑब्वियस सी बात है, अगर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में अफ़गान को हरा के मराठा एम्पायर जीत जाता तो मराठा एम्पायर एक तो साइज़ में बढ़ जाता, साथ ही साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इतनी इजी एंट्री नहीं मिलती। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया के ऊपर इकोनॉमिक पॉलिटिकल डोमिनेंस चला के गए 200 साल तक, वो इतना इजीली इंडिया में नहीं आ पाते और अपने डोमिनेंस को एस्टेब्लिश नहीं कर पाते अगर मराठा जीत जाते तो मराठा को जीतना चाहिए था, क्योंकि हमारे लोग अपने होते हैं। उस मराठा अगर जीतते तो हो सकता है वो हमारे कल्चर को, हमारे कस्टम्स को, हमारे ट्रेडिशंस को इस तरीके से रियून नहीं करते, हमारे लोगों को इस तरीके से एक्सप्लॉइट नहीं करते जैसा किसने किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठा की जीत पूरे इंडिया के इतिहास को बदल के रख सकती थी। अब हम बंगाल को देखेंगे तो बंगाल एक रिचेस्ट प्रोविंस हुआ करता था, ठीक है, मुग़ल एम्पायर का सबसे रिच प्रोविंस हुआ करता था बंगाल। जब मुग़ल अथॉरिटी डिक्लाइन करने लग गई तो बंगाल के जो नवाब थे, बंगाल के वो नवाब जिनको खुद मुग़ल अथॉरिटीज़ ने अपॉइंट किया था, है ना, जिनका नाम था मुर्शिद कुली खान, उन्होंने सोचा यार इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया जाए और क्यों ना मैं इम्पीरियल कोर्ट से अपने आप को फ्री कर लूँ, खुद इंडिपेंडेंटली रूल करने लगूँ। देखो ये फ्री हो गया, इसने इंडिपेंडेंट रूल करना भी स्टार्ट कर दिया, पर ये मुग़ल एम्पायर को एनुअल ट्रिब्यूट देता था, साल भर का जो भी कुछ इसका लगता था वो ट्रिब्यूट एनुअली देता था मुग़ल एम्पायर को, पर डिसीजंस इंडिपेंडेंटली लेने लगा था। ही बिगेन टू रूल बंगाल इंडिपेंडेंटली, और बंगाल के ऊपर बिल्कुल स्वतंत्र रूप से क्या कर रहा था, रूल कर रहा था। मुर्शिद कुली खान एक एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेटर था, एक्सेप्शनल एबिलिटीज़ थी इसमें, एक कुशल प्रशासक था, बहुत बढ़िया तरीके से उसने बंगाल के ऊपर रूल किया। इसने बंगाल को फ्री कराया एक्सटर्नल और इंटरनल डेंजर्स से। जो इंटरनल डेंजर्स होते थे, जो आसपास के जो छोटे छोटे लोग होते हैं, नॉवेल्स होते हैं, वो जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे उनको भी ख़त्म किया। एक्सटर्नल डेंजर्स से भी बंगाल को सेफ रखा।
बंगाल में स्टेबिलिटी लेके आया, पीस लेके आया, प्रॉस्पेरिटी। स्टेबिलिटी होगी तो पीस अपने आप आ ही जाएगी। स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता, पीस मतलब शांति, प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धता, मतलब पैसा वगैरह भी आया खूब, शांति भी रही और स्थिरता भी रही। अब मुर्शिद कुली खान के बाद बहुत सारे सक्सेसर आए जिन्होंने बंगाल पे रूल किया। उन सब में सबसे ज़्यादा समर्थ, सबसे ज़्यादा कैपेबल थे अलीवर्दी खान। इन्होंने इम्पोर्टेंस को समझा, महत्व को समझा कि अगर आपको किसी भी एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन करना है, प्रॉस्पेरिटी लाना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, तो ट्रेड को प्रमोट करना पड़ेगा, मर्चेंट को एनकरेज करना पड़ेगा, भले वो इंडिया का हो या फॉरेन का हो, कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करो, टू कैरी ऑन ट्रेड इन बंगाल, बंगाल से ट्रेड करो। तो जितना ज़्यादा ट्रेड होगा उतना ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन किसको मिलेगा? अलीवर्दी खान को मिलेगा। ये जानते थे कि भैया यार ट्रेड को बढ़ाना ही है, भले वो इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो, इंडियन हो, फॉरेन हो। He, however, did not allow the French and British merchant to fortify their factories. पर अलीवर्दी खान का ये कहना था कि भले आप फ्रेंच मर्चेंट हो या ब्रिटिश मर्चेंट हो, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हो या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो, आप दोनों उससे ट्रेड करो, बिजनेस करने में बिजनेस करो, अपनी फैक्ट्रीज को फोर्टिफाई मत करो। कि जैसे ये फैक्ट्री है, इसकी किलाबंदी मत करो, मतलब किला मत बनाओ इसके आसपास, सिर्फ अपनी फैक्ट्रीज बना लो जहाँ पे तुम्हारा जो सामान आया उसको उतार के रख दो। मतलब ये फैक्ट्रीज में पहले कुछ बनता नहीं था बेटा, ये फैक्ट्रीज में कंपनी ऑफिसर्स रहते थे और जो फिनिश प्रोडक्ट होता है वो रखा जाता था। तो कोई गलत बात भी नहीं करता। अलीवर्दी खान के कहना था कि तुम लोग फैक्ट्री को फोर्टिफाई मत करो, फैक्ट्री बस अकेली बनाओ, किलाबंदी मत करो। फोर्टिफाई देयर फैक्ट्रीज इन चंद्रनागौर, नाव चंदन नगर कहते हैं इसको, कलकत्ता को हम कोलकाता कहते हैं। इन्होंने कभी भी अलाउ नहीं किया फ्रेंच को, कहाँ पर? चंद्रनागौर में। ब्रिटिश को कहाँ पर? कलकत्ता में। फोर्टिफिकेशन मत करो, फैक्ट्री बना लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, पर फोर्टिफिकेशन नहीं होना चाहिए। जो नवाब थे बंगाल के, वो समझ नहीं पाए कि आखिर में जो ब्रिटिश ट्रेडिंग कंपनी है इसका ट्रू नेचर क्या है या इनका मोटिव क्या है। ठीक है, उनका बिलीव था कि जो ट्रेडिंग कंपनी है ये कभी भी हमारी अथॉरिटी को तो चैलेंज नहीं करेगी। तो उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की कि यार अपनी आर्मी की स्ट्रेंथ को जाने या ब्रिटिश आर्मी की स्ट्रेंथ को जाने, क्या ये ब्रिटिशर्स कभी कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसा कभी सोचा ही नहीं। करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा और जो हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स थे वो अपने अपने तरीके से काम करने लग गए। ससेप्टिबल, ससेप्टिबल का मतलब होता है अति संवेदनशील। टू ब्राइब्स मतलब जो करप्शन था वो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि जितने भी हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स थे वो सब ब्राइब, घूस लेने लग गए, है ना, रिश्वत लेने लग गए। ये जो वीकनेसेस थी, these weaknesses made Bengal a happy hunting ground। और ये जो हायर ऑफिसर, हायर रैंकिंग ऑफिशियल्स थे, इनकी जो घूस लेने की जो प्रवृत्ति थी, है ना, पहली बात तो आपने अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज किया नहीं, कभी उस थ्रेट को समझा ही नहीं जो ब्रिटिशर्स आपको दे सकते थे। तो ये एक हंटिंग ग्राउंड बन गया, किसके लिए? ब्रिटिशर्स के लिए। फॉर द एग्रेसिव इम्पेरियलिस्टिक एम्बिशन ऑफ ब्रिटिश, ब्रिटिशर्स तो चाह ही रहे थे इंडिया में कि हम अपनी कॉलोनी बनाएंगे इंडिया को, और उनके इसी एम को और ज़्यादा लाइट बना दिया किसने? बिल्कुल हल्का बना दिया, उनकी जीत बहुत क्विक हो गई। किस वीकनेस ने? इनके करप्ट ऑफिशियल्स की वजह से। एक हैप्पी हंटिंग ग्राउंड बन गया क्या? बंगाल। ब्रिटिशर्स ने 1757 में लड़ा बैटल ऑफ प्लासी और जीत हुई ब्रिटिशर्स की और हाई हुई बंगाल के नवाब की। Student, I'm ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section. We'll start part 2 with Awadh or Oudh.